अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास 7वीं क्लास का तीसरे सबक का पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है, जिस सबक का नाम है चितरंजन दास। आज का सबक अपनी नोयत के एतबार से ख़ास अहमियत का हामिल है। अक्सर हमारे यहाँ ख्याल किया जाता है कि कौमियत परस्ती पाई जाती है, ख़ास तौर पर जब हम बात करें आज़ादी पाकिस्तान से पहले की, तो उस वक्त कौमियत पसंदी इंतहाई उरूज पर पाई जाती थी, या यह ख़याल बहुत पुख्ता था। आज का सबक चितरंजन दास बावजूद इसके कि दास जो है एक गैर मुस्लिम रहनुमा थे, लेकिन इसके बावजूद जब आप सबक पढ़ेंगे और इसके इख्तिताम पर पहुँचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो इंसानियत होती है, ये जो सच्चाई होती है, इसकी कोई कौम और कोई मज़हब नहीं होता। बल्कि सच्ची बात, अगर कोई गैर मुस्लिम भी बोल रहा है या कोई हमारा हम मज़हब नहीं बल्कि दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स भी बोल रहा है, अगर हम अपने मज़हब को बहुत अच्छी तरह समझते और मानते हैं, उसके अहकामात की पैरवी करते हैं, तो कोई मज़हब झूठ को प्रमोट नहीं करता। झूठ के ख़िलाफ़ हर मज़हब खड़ा हुआ है। तो किसी भी मज़हब का मानने वाला सच्ची बात को फ़ौरन मानता है अगर वो अपने मज़हब को बहुत अच्छी तरह से समझता और उस पर अमल करता है। हम अपना सबक शुरू करने जा रहे हैं चितरंजन दास। आज के जो हमारे सफ़ात नंबर हैं वो हैं 14, 15, 16 और 22। पहले इसमें तारुफ़ लीजिए चितरंजन दास का। चितरंजन दास 1870 में पैदा हुए और 1925 में आपका इंतकाल हुआ। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के रहनुमा थे, लेकिन वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी एक कौमी हीरो की हैसियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की अलहदा कौमियत को तस्लीम करते हुए बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के जायज़ हुकूक़ की ज़बरदस्त हिमायत की। इस सबक को शामिल करने के मकासद अगर आप देखें, तहरीक पाकिस्तान के गैर मुस्लिम रहनुमा के अहम किरदार से वाकिफ़ हो सकें। नंबर 2, सवाने निगारी और आम उर्दू नसर के फ़र्क को वाज़े कर सकें। नंबर 3, दूसरे मज़ाहिब की आला अखलाक की हामिल शख्सियात के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। नंबर 4, 200 अल्फाज का एक मज़मून तहरीर कर सकें। नंबर 5, उर्दू मुहावरे और ज़रबुल मिसल के फ़र्क को समझकर उनके इस्तेमाल को सीख सकें। कुछ काम हमारा पढ़ने के दौरान पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है और कुछ काम हमारा मश्की है। पढ़ते हुए आपको क्या काम करना है, जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं हमारे पास, अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल पैराग्राफ 5 हैं, 7 पैराग्राफ हैं। इसमें आपको किसी भी पैराग्राफ का उन्वान नहीं दिया गया है या सब हेडिंग। मेन हेडिंग तो आपके सबक है चितरंजन दास, लेकिन इसमें जो हर हिस्से को, पैराग्राफ तो नहीं कहना चाहिए, सबक के हर हिस्से को एक अलग उन्वान देना है। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर आप देखिए जगह छोड़ी हुई है, 1 नंबर लिखा है, आगे जगह बाकी है। तो आपको क्या करना है, सबक जब आप वो पहला हिस्सा पढ़ लेंगे तो उस हिस्से के मुताबिक सबक के इस हिस्से की हेडिंग क्या होनी चाहिए वो आपने ख़ुद इंतखाब करके लिखना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, इस सबक में से 5 ऐसे जुमले मुंतखब करने हैं जिसमें चितरंजन दास के बारे में कोई ऐसी बात बयान की गई हो जो आपको बहुत अच्छी लगी। वो 5 जुमले आप अंडरलाइन कर देंगे। उन 5 जुमलों में से हमें काम करना है फिर, ठीक है। तो हम सबक शुरू करते हैं। चितरंजन दास एक ऐसी तारीख़ी शख्सियत हैं जो ना सिर्फ हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के रहनुमा थे, बल्कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी मुस्लिम रियासतों के लिए भी एक हीरो का दर्जा रखते हैं।
वो उन गैर मुस्लिम रहनुमाओं में से थे जिन्होंने बड़े खुले दिल के साथ इस बात की तायीद की कि मुसलमान एक अलहदा कौम हैं। उन्होंने मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत इस तरह की कि उनकी वफ़ात पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखा कि कोई शरीफ मुसलमान दास का एहसान कभी नहीं भूलेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्हें अब हम कायद आज़म के नाम से जानते हैं, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मौके पर कहा कि दास ना सिर्फ हिंदुओं के रहनुमा थे बल्कि मुसलमान भी उनसे मोहब्बत करते थे। जिस वक्त हम खुद अपने मज़हब से बालातर होकर इंसान को अहमियत देते हैं तो दूसरे इंसान भी उस मोहब्बत को पहचानते हैं जो कि हमारा नेचुरल है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये बात रखी है एक दूसरे से मोहब्बत की। तो चित्तरंजन दास को जो मुसलमान हैं वो भी पसंद करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। अब दूसरा हिस्सा हमारा शुरू हो रहा है। दास 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ विक्रमपुर से था जो अब बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के एक ज़िले में है। ये एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान था जिसके इल्म, इख़लाक़ और हमदर्दी की बहुत शोहरत थी। दास ने भी अपने वालिदैन से यही तालीम पाई कि हमेशा सच्चाई की जस्तजू करनी चाहिए और कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। उन दिनों हुकूमत के आला ओहदों यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने के लिए इंग्लिस्तान जाकर इम्तिहान देना पड़ता था। बीए करने के बाद दास भी इस मकसद के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इम्तिहान में तो वो कामयाब हुए, लेकिन इस दौरान वो इंग्लिस्तान ही में हिंदुस्तानियों की हिमायत में बेहद जोशीली तकरीरें कर चुके थे। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, ये पढ़ते हुए मैं दोबारा पढ़ दूँ। उन दिनों हुकूमत के आला ओहदों यानी इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने के लिए इंग्लिस्तान जाकर इम्तिहान देना पड़ता था। हमारे यहाँ कुछ मुसलमान जो कि अपने मुल्क के रहनुमाओं से नाराज़ हैं, मौजूदा रहनुमाओं से, वो अक्सर कायद आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं जो कि हमारे बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी खिदमात को कौन नहीं पहचानता, कि वो तो इंग्लिस्तान में तालीम हासिल करते थे, अपने वतन से उनको मोहब्बत कहाँ थी। बाहर से तालीम हासिल करके आए और यहाँ पर आकर उन्होंने मुस्लिम लीग के बानी की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ संभाल लीं। तो उन दिनों इंग्लिस्तान जाकर तालीम हासिल करना ये तो आपका तालीम का एक हिस्सा था। आला तालीम के लिए आपको जाना पड़ता था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे लेकर हम कायद आज़म जैसी शख्सियत के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दें। इम्तिहान में तो वो कामयाब हुए, लेकिन इस दौरान वो इंग्लिस्तान ही में हिंदुस्तानियों की हिमायत में बेहद जोशीली तकरीरें कर चुके थे। अंग्रेज़ों ने आज़ादी के मतवाले नौजवान को सरकारी मुलाजमत में कोई आला ओहदा देना मुनासिब ना समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि जो शख्स बग़ैर ओहदे के उनके ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहा है, अगर उसको सरकारी मुलाजमत में कोई आला ओहदा मिल गया तो बाइख्तियार होकर तो वो सिर्फ़ तकरीरें नहीं करेगा बल्कि काम भी करना शुरू कर देगा। दास ने लंदन में वकालत की तालीम हासिल की और बैरिस्टर बनकर 1893 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस पहुँचे। उस ज़माने में पूरा बंगाल एक ही सूबा था जिसकी हाई कोर्ट यानी अदालत आलिया कलकत्ता में थी। दास ने भी कलकत्ता ही में वकालत का आगाज़ कर दिया। 1897 ईस्वी में उनकी शादी मोहतरमा बसंती देवी से हुई। वो ज़िंदगी भर ना सिर्फ एक मिसाली बीवी बल्कि अपने शौहर की बेहतरीन दोस्त और साथी भी साबित हुई। अब ये आपके दूसरा हिस्सा सबक का यहाँ पूरा हो गया है। अब हमारे पास तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। दूसरे के लिए आप कोई उन्वान मुंतखब करके यहाँ पर लिख लीजिए। उन्वानात यहाँ मैं भी लिखवा सकता हूँ, मेरे पास जो मुझे समझ आए वो यहाँ लिखे हुए भी हैं मैंने, लेकिन हर बच्चे को अपनी समझ के मुताबिक इसको उन्वान देना है। तीसरा हिस्सा,
दास के वालिद भी वकील थे, मगर उस वक्त उन तक उनके माली हालात बेहद ख़राब हो चुके थे। वो ज़िंदगी भर दूसरों की मदद करते रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी सखावत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाया था। नतीजा ये था कि ख़ुद उन्हें दूसरों से कर्ज़ लेना पड़ा था। अब उन पर कई लोगों का अच्छा खासा कर्जा चढ़ चुका था, जिसे वो अदा करने के काबिल नहीं थे। दास अपने वालिदैन के नहायत फर्माबरदार थे। उन्होंने वकालत के पेशे में सख्त मेहनत की। एक तवील अरसे तक वो पैदल भी अदालत जाते रहे। इस दिन रात की मेहनत से दास ने रुपया जमा करके वालिद साहब के तमाम कर्ज़े अदा कर दिए। दास ने ऐसे रहनुमाओं के मुकदमे भी लड़े जिन्हें अंग्रेज़ों ने आज़ादी की हिमायत करने पर गिरफ़्तार किया था। उसके साथ साथ उनकी दयानतदारी पर सिर्फ़ अपनों ही को नहीं बल्कि गैरों को भी एतमाद था। चुनांचा एक मौके पर ख़ुद बरतानवी हुकूमत ने दास को बाज़ हिंदुस्तानी ताजिरों के ख़िलाफ़ अपना वकील बनाया। हालांकि दास कौन है? ख़ुद हिंदुस्तानी हैं। वकील कौन बना रहा है इनको? बरतानवी हुकूमत। दास ने इस शर्त पर कबूल कर लिया कि वो वतन के मफाद के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। यानी ताजिरों का मुकदमा अगर जायज़ है तो वो बरतानवी हुकूमत का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर ताजिर गलती पर हैं, ताजिर हक़ पर नहीं हैं, तो वो फिर बरतानवी हुकूमत के लिए भी केस लड़ेंगे। जिन ताजिरों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा था वो दास के पास आए और उन्हें कई लाख रुपए पेश किए, जो आज के हिसाब से करोड़ों की रकम बनती है। वो चाहते थे कि दास उनकी वकालत करे। दास ने मुस्कुराते हुए ये कहकर रकम वापस कर दी कि वो कॉरपोरेशन को ज़बान दे चुके हैं। कॉरपोरेशन किसको कहते हैं? वो जमात या कमेटी जो कानूनन किसी काम के करने की मिजाज हो, उसको हम कॉरपोरेशन कहते हैं। तो दास ने मुस्कुराते हुए कहकर रकम वापस कर दी कि वो कॉरपोरेशन को ज़बान दे चुके हैं। दयानतदारी, मेहनत और हुब्बुल वतनी की वजह से दास की वकालत की ऐसी धूम मची कि एक वक्त आया जब वो हर माह 50,000 रुपये कमाने लगे। आज के हिसाब से ये रकम 1 करोड़ से भी शायद कुछ ज़्यादा ही थी। कलकत्ता में दास का घर किसी आलीशान महल से कम ना था, लेकिन इस आमदनी का ज़्यादा हिस्सा फलाही कामों लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, नेकी के लिए, अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना, नेकी की राह में ख़र्च करना, फलाही कामों में सर्फ हो जाता था। जो तंजीमें अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रही थीं, दास उन्हें दिल खोल कर चंदा देते थे। इसके अलावा गरीबों और मिस्कीनों की मदद करना उनका मामूल था। गरीब तलबा जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते थे, दास खामोशी से उनकी फ़ीसें भी अदा कर देते थे। ये हमारा सबक का यहाँ तीसरा हिस्सा ख़त्म हुआ। तीसरे हिस्से के लिए कोई उन्वान आप मुंतखब कर लीजिए। चौथा हिस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन तीसरे हिस्से से अगर हम देखें कुछ बातें, वो ये कि उसूल पसंद इंसान भी थे, दयानतदारी भी है। दयानतदारी के अलावा ऐसा नहीं है कि एक आपने वादा कर लिया, एक शख्स का काम ले लिया, लेकिन हमें जैसे ही दूसरे से ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद हुई तो हमने ये काम छोड़कर वो कर लिया कि भाई ये तो हमारा हक़ है कमाना। आप कारोबार भी अगर समझ लीजिए तो उसके अंदर भी कुछ उसूल व क़वानीन होने चाहिए जो कि आपकी तरक्की का बाइस बनते हैं। जैसा कि दास ने किया, कॉरपोरेशन का केस ले चुके थे तो ताजिरों का केस वापस कर दिया। चौथा हिस्सा, वकालत के अलावा दास को शायरी से भी ख़ासी दिलचस्पी थी। बंगाली ज़बान में उनकी शायरी के 5 मजमूए शाया हुए, जिनके नाम मलंचा, माला, अंतर्यामी, किशोर किशोरी और सागर संगीत थे। इनमें से आखिरी मजमूए के उन्वान का मतलब था समंदर के गीत। सागर संगीत का मकसद समंदर के गीत। ये 49 नज़्मों का मजमुआ था जो दास ने समंदर की लहरों से मुतासिर होकर लिखी थीं।
ये मजमुआ 1913 ईस्वी में शाया हुआ और दास ने अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा करवाया। ये हमारे पास चौथा हिस्सा था। अब आज के लिए जो आखिरी हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पांचवा हिस्सा इसका। इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दास चाहते थे कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ले। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने इस मकसद के लिए तहरीक शुरू की तो दास भी इस तहरीक में शामिल हो गए, लेकिन वो गांधी जी की तमाम बातों से इत्तेफाक ना कर सके। दास का ख्याल था कि अवामी जद्दोजहद के साथ साथ इंतखाबात में हिस्सा लेकर कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद भी करनी चाहिए। 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस का सालाना इजलास गया के मुकाम पर हुआ तो दास को सदर बनाया गया। उन्होंने अपने खुतबा सदारत में एक नई जमहूरियत का तस्वुर पेश किया जो मशहूर अमरीकी मुसन्निफ़ा मैरी पार्कर फोल्ड की किताब नई रियासत से लिया गया था। मैरी पार्कर फोल्ड की अगर आप देखें तो ये जो तस्वीर दी गई है मैरी पार्कर फोल्ड की है। दास ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ऐलान किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी अलहदा कौमियत बरकरार रखने का मुकम्मल हक हासिल है। कौन कह रहा है? जो कि कांग्रेस के सालाना जलसे की सदारत कर रहा है जो शख्स, और वो शख्स कौन? जो ख़ुद भी गैर मुस्लिम है। दास, चित्तरंजन दास साहब ने ये बात बोली है। मुसलमानों को अपनी अलहदा कौमियत बरकरार रखने का मुकम्मल हक हासिल है और मुसलमानों के इस हक की नफ़ी करके हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उनके हुकूक देकर ही हिंदुस्तान में सच्चा अमन कायम हो सकता है और सच्ची आज़ादी मिल सकती है। इसके लिए उन्होंने तमाम इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर ज़ोर दिया और कहा कि इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद करने के बाद पूरे एशिया को मुत्तहिद करना चाहिए। मुसलमानों को मुत्तहिद करने का कह कौन रहा है? जो कि मुसलमान तंजीम से भी ताल्लुक़ नहीं रखता, ख़ुद भी मुसलमान नहीं है। दास का ख्वाब यह था कि दुनिया की तमाम कौमें अपनी अपनी जगह ख़ुद को मजबूत बनाएं, मगर आपस में मुकाबला करने की बजाय एक दूसरे की मदद करके पूरी इंसानियत को मुत्तहिद कर दें। इंसानियत, वो बात जो हम तारुफ में पढ़ रहे थे। ये सबक हमारा आज का यहाँ तक है। सबसे ऊपर इंसानियत होनी चाहिए। हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो किस मज़हब की पैरवी करे, किस मज़हब के अहकामात और कवानीन उसको अच्छे लगते हैं और हक पर लगते हैं, ये उसका हक है। लेकिन आपस में मुत्तहिद होकर रहें, ये भी हक है और ज़रूरी भी है। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम अगर हिंदू हैं तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करें, हम मुसलमान हैं तो हिंदुओं के ख़िलाफ़ काम करें, हम अगर मुसलमान हैं तो सिखों के ख़िलाफ़ करें, हम अगर सिख हैं तो मुसलमान और हिंदू के ख़िलाफ़ काम करें, या हम किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने अलावा दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दें। ये हक़ किसी को नहीं है और इससे हम ख़ुद भी कमज़ोर होते हैं और दुनिया भी कमज़ोर होती है। ख़ुद कैसे कमज़ोर होते हैं कि वही क़ुव्वतें जो हम किसी से लड़ने पर लगाते हैं, वही पैसा जो हम अपनी हिफाजत, क्योंकि जब हम किसी से लड़ते हैं तो हमें अपनी हिफाजत का इंतज़ाम भी करना पड़ता है, वही पैसा जो हम अपनी दिफाई सलाहियतों पर फिर लगाते हैं। अगर हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर रहें और एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करें तो कोई शक नहीं कि हमारा वही पैसा जो दिफाई सलाहियतों पर लगता है, हमारी वही सलाहियतें जो किसी से लड़ने पर ज़ाया हो रही हैं, किसी तामीरी काम में काम आ सके। तो ये हमारा आज के लेक्चर का ख़ुलासा था कुछ। अब हम कुछ क्लास वर्क करेंगे और कुछ काम करेंगे और थोड़ा सा होमवर्क के लिए भी हमें इसमें से लेना है। तो इसके लिए आप आइए सफ़ा नंबर, चलें सवाल तो मैं सामने लिख देता हूँ, आप लोग क्या करें मेरे साथ साथ सवाल उतार कर उसका जवाब लिखना शुरू कर दीजिए।
पहले हम कर रहे हैं सवालात। सब बच्चे अपनी कॉपी निकाल लीजिए। सवालात तो हमें कॉपी में ही करने हैं। पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ। पहला सवाल है चित्तरंजन दास के बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और कायदे आज़म ने क्या फरमाया। वीडियो रोककर इसका जवाब आप पूरा कीजिए। तो पहले सवाल का जवाब हमने लिखा। अब हम यहाँ पर दूसरा सवाल आ जाएगा यहाँ। बड़ा दिलचस्प सवाल है। वीडियो रोककर इस सवाल का जवाब लिखिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, आप ये दो सवालात कर चुके हैं। इसके बाद मैं तीसरा सवाल लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 3। (1922) में कांग्रेस के सालाना जलसे में दास ने क्या ऐलान किया। ठीक है, ये 3 सवाल आप लोग कर चुके हैं। अब आइए आप सफ़ा नंबर 22, ये भी हमारा क्लास वर्क ही है।
सफ़ा नंबर 22 पर भी हमारा क्लास वर्क ही चल रहा है। पहले इसको समझ लेते हैं। शुरू में जो हमारे पास मकासिद थे उसके अंदर हमारे पास आखिरी जो मकसद था ज़रबुल मिसल और मुहावरे को समझ सकें हम, इन दोनों के फ़र्क को और उसका इस्तेमाल देख सकें। तो देखिए पहले मुहावरे का पढ़ लेते हैं। मुहावरे से मुराद वो ख़ास बोलचाल है जिसमें अल्फाज अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल ना होते हों, जैसे कसम खाना, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाती हूँ। तो कसम खाना, यहाँ जो कसम खाना है ये अपने असल मायनों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ खाना अपने हकीकी मायने में इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे रोटी खाना में होगा, इसलिए कसम खाना मुहावरा कहलाएगा। कसम खाना गुस्से को पी जाना, यहाँ जो पीना है असल मायनों में इस्तेमाल नहीं हुआ। या नज़रों से गिर जाना, यहाँ ये जो गिर जाना है ये अपने हकीकी या लुग़वी मायनों में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है। तो जहाँ पर ये लफ्ज़ इस तरीके से बोले जाएं इनको हम मुहावरे कहते हैं। अब इसके बाद ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल तो अगर हम देखें, और ये क्लास वर्क भी बता दिया मैंने। सफ़ा नंबर 22 पर देखिए, सीधे हाथ पर कोने में लिखा है, ज़रबुल मिसल ऐसे जुमले हैं जो किसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन लोग कहानी से वाकिफ़ ना भी हों तो आम तौर पर समझ लेते हैं। जैसे वही मुर्गे की एक टांग, नसीब अपना अपना, छोटा मुंह बड़ी बात, हरकत में बरकत है, ज़रूरत इजाद की माँ है। ये ज़रबुल मिसल है, वही मुर्गे की एक टांग। जब कोई शख्स किसी बात पर अड़ जाता है, आप उसे कुछ भी समझाएं और फिर वो वही बात दोहराए जिसके लिए आपने उसको समझाना शुरू किया था, तो बोलते हैं फिर वही मुर्गे की एक टांग। तो इस किस्म के जब जुमले सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो उनको हम कहते हैं ज़रबुल मिसल। तो ज़रबुल मिसल और मुहावरे में क्या फ़र्क है? मुहावरे में जो अल्फाज हैं वो अपने असल मायने में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, बल्कि हम उनको मुहावरे के तौर पर बोल रहे होते हैं। ठीक, अब आज का जो आपका ये क्लास का काम है ये छोटा सा है। यहाँ आपको देखिए ये 2 कॉलम यहाँ 2 कॉलम यहाँ बने हुए हैं, इसमें सिर्फ़ आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है, वो मैं बता देता हूँ। मंदरजा झेल में से एक जुमला मुहावरे के मुताबिक है, उसके सामने सही का निशान लगाइए। बकिया जुमलों के सामने दुरुस्त मुहावरे लिखिए जो ख़त कशीदा अल्फाज की बजाय होने चाहिए। यानी कि आपके पास यहाँ किताब में लाइनें खींची हुई हैं इसके नीचे जो कि जिसमें गलत है, ठीक है। उनकी जगह जो अल्फाज असल में आने चाहिए मुहावरे में, आपको सिर्फ़ आगे वो लफ्ज़ लिखना है। जैसे पहले वाला अगर मैं देखूँ, हर बात पर आपे से बाहर आने वाले कामयाब नहीं होते, इसको अगर मैं सही कर दूँ, लाइन के अंडरलाइन होके जो लिखा हुआ है ख़त कशीदा जिसे किया हुआ है वो है आपे से बाहर आने वाले, जबकि लफ्ज़ होता है आपे से बाहर होने वाले। तो यहाँ पर आने की जगह होना लिखना है, आप इसे लिखें आपे से बाहर होने वाले। इसी तरीके से बाकी 4 जुमले भी आप सही कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सही हो गए।
इसके बाद दूसरा काम देखिए, मंदरजा झेल जुमलों में उन अल्फाज के नीचे ख़त खींचें जो मुहावरे के लिहाज से गलत हैं। हर जुमले के सामने वो दुरुस्त अल्फाज लिखिए जो ख़त कशीदा अल्फाज के बजाय इस्तेमाल होने चाहिए। ऊपर वालों में और नीचे वालों में सिर्फ फ़र्क ये है कि इन्होंने ऊपर वालों में तो ख़त कशीदा करके दिए थे, नीचे वाले में आपको ख़त भी खुद ही कशीदा करना है और उन अल्फाज को आगे सही करके सिर्फ एक एक लफ्ज़ लिखना है। एक लफ्ज़ के नीचे आपको लाइन मारनी और एक लफ्ज़ लिखना है, एक लफ्ज़ के नीचे। पहला वाला मैं बता देता हूँ आपको। पाकिस्तान के बुलंद पहाड़ आसमान से गुफ्तगू करते हैं। इसको जब हम मुहावरों में बोलते हैं ना तो हम ऐसे नहीं बोलते, तो बोलते हैं पाकिस्तान के बुलंद पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, क्योंकि अहले ज़बान इसको ऐसे ही बोलते हैं, बावजूद इसके कि गुफ्तगू और बात एक दूसरे के मुतरादिफ़ हैं। लेकिन हमने मुतरादिफ़ में अल्फाज मुतरादिफ़ में पढ़ा था। ये बात हम जुमले की मुनासबत से देखते हैं कि यहाँ पर लफ्ज़ कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी सूरत गुफ्तगू नहीं लिख सकते, बल्कि क्या लिखेंगे, बातें करते हैं। इसी तरीके से नीचे के 4 जो जुमले हैं उनको आप सही कर लीजिए। ये आपका आज का क्लास का काम। अब आप होमवर्क के लिए कुछ काम ले लीजिए थोड़ा सा। आज जो आपके पास होमवर्क के लिए काम है वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें हमें कुछ नई बातें सीखने को भी मिलेंगी। जिन बच्चों को याद है शायद उनके लिए वो नई बात ना हो, लेकिन जिनको याद नहीं है उन बच्चों के लिए मैं दोहरा देता हूँ। आज मैं यहाँ पर अभी 2 जुमले ले रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम। पहला जुमला, चित्तरंजन दास 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में पैदा हुए। अच्छा देखिए हम कर क्या रहे हैं, मैं लिख दूँ ऊपर, खाली जगह बनाएं। आपको 5 खाली जगह बनानी है। सर ये तो बहुत आसान काम है। 5 लाइनें लेंगे, उसमें से हम एक लफ्ज़ को खाली जगह में उसका गायब करके उसके जगह लाइन लगाएंगे और वहाँ लिख देंगे, तो हो गए खाली जगह। हाँ बहुत आसान है, लेकिन खाली जगह इस तरीके से बनती नहीं है। खाली जगह में कुछ और बातों का भी ख्याल रखना होता है, सिर्फ़ एक जुमला ही नहीं होता। अब देखिए मैं पहला जुमला ले रहा हूँ यहाँ, चित्तरंजन दास 5 नवंबर 1870 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। एक जुमला और ले रहा हूँ मैं, बंगाली ज़ुबान में दास की शायरी के 5 मजमूए शाया हुए। ये 2 जुमले मैंने या 2 बातें मुंतखब की हैं
3 आपको मुंतखब करनी है। अब इसे खाली जगह, सर इसमें तो खाली जगह भी कहीं है ही नहीं, खाली जगह हमें इसे बनानी है। अब खाली जगह के हम कुछ उसूल सीखेंगे बनाने के, और उसकी मदद से इन जुमलों को खाली जगह में तब्दील कर देंगे। मैं यहाँ पर चितरंजन दास को खाली जगह में डाल दूँ। चितरंजन दास, ये मैंने यहाँ पर खाली जगह में डाला। 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में पैदा हुए। ठीक है, बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई खामी नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसमें खामी क्या है? इसमें खामी यह है कि 5 नवंबर को क्या दुनिया में पैदा होने वाले चितरंजन दास वाहिद आदमी थे? नहीं, 5 नवंबर को तो हज़ारों लोग पैदा हुए होंगे। उनमें से किसी का भी नाम मैं यहाँ डाल दूँ तो ये बात सही होगी, कलकत्ता में भी सैकड़ों लोग पैदा हुए होंगे। 1870 5 नवंबर कलकत्ता में सैकड़ों लोग पैदा हुए होंगे, तो उन सैकड़ों लोगों में से किसी का नाम भी मैं यहाँ लिख दूँ तो ये खाली जगह सही हो जाएगी। इसका मकसद चितरंजन दास हम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? खाली जगह बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो बात ये है कि खाली जगह को आप सबक में देखें या सबक से हटकर देखें। कोई इल्मी शख्स वैसे भी उसको देख ले उठाकर तो वो बता दें यहाँ पर क्या चीज़ आएगी। वो जुमला सबक से हटकर अपनी जगह पूरा एक मफ़हूम रखता हो और बात समझ में आ जाती हो। वो खाली जगह बनाते हुए हम इस बात को अपने जहन में रखते हैं। अब देखें मैं इसमें क्या बना सकता हूँ। मैं यहाँ बना सकता हूँ चितरंजन दास डैश नवंबर 1870 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। अब सही है, क्योंकि चितरंजन दास के बारे में बात हो रही है जो एक मशहूर शख्सियत हैं। किसी को भी आप दोगे तो वो बोलेंगे यहाँ पर चितरंजन दास के तारीख़ पैदाइश पूछी जा रही है, तो वो यहाँ पर 5 ही लिखेंगे। यहाँ पर 5 के अलावा कोई लफ्ज़ या कोई सी और गिनती आ ही नहीं सकती। या फिर मैं यहाँ 5 नवंबर तो लिख दूँ और ये सन लिख कर के सन पूछा जा रहा है, सन मैं खाली जगह में डालूँ। सन डैश ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। इसी खाली जगह को हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर 1870 के अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते, वही 1870 लिखना है। तो आप चाहें तो इस 1870 ईस्वी को खाली जगह में डाल दें। इसके अलावा अगर आप चाहें कलकत्ता में पैदा हुए तो इसे हटाने के लिए आप जुमला पूरा लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं किताब की लाइन हो। कलकत्ता हटाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कलकत्ता। आप खाली जगह में तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखें डैश शहर, क्योंकि अगर मैं लिख दूँ चितरंजन दास 5 नवंबर 1870 को डैश में पैदा हुए तो आप सोच रहे होगे कलकत्ता ही तो आता है, इंडिया भी तो आ सकता था। अब 2 बातें हो गई यहाँ पर। फिर हो सकता है कि उससे भी नीचे आकर उनके शहर से नीचे अंदर कोई ज़िले का छोटा नाम आ जाता, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप खाली जगह बनाते हुए यहाँ पर फिर शहर लिखें, ताकि हमें पता हो अब यहाँ पर किस चीज़ का शहर का नाम लिखना है। कलकत्ता शहर में पैदा हुए, तो मैं कलकत्ता ऐसे ही रख रहा हूँ यहाँ, और यहाँ पर ये जो सिर्फ ये रहा डैश नवंबर, यानी इस महीने को, महीना पूछा जा रहा है, महीने की कौन सी डेट, 5 नवंबर। ये एक खाली जगह हो गई। अब आप इसमें 5 लिखकर इस खाली जगह को पूरा कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। एक मिसाल और ले लीजिए। बंगाली ज़बान में दास की शायरी के 5 मजमूए शाया हुए। अब मैं यहाँ पर इस 5 को मिटा सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं मिटा सकता? क्योंकि क्या पता उनके इसके से ज़्यादा मजमूए शाया हुए हों, या उन्होंने बाद में शाया किए, पहले शाया किए। इसको नहीं मिटा सकता, मजमूए को भी नहीं मिटा सकता,
अच्छा, मैं दास को मिटा दूं। बंगाली ज़बान में डैश की शायरी के 5 मजमूए शाया हुए। दास को भी नहीं मिटा सकता। क्यों नहीं मिटा सकता? क्या पता बंगाली ज़बान में और कोई शायर भी हो जिसके 5 मजमूए शाया हुए हैं। तो दास को जैसे ही मिटाऊंगा, हो सकता है कि जो शख्स यहाँ जवाब लिख रहा है वो बंगाली ज़बान के शायरों को बहुत अच्छी तरह जानने वाला हो, और वो यहाँ पर उसे पता हो कि और किस शायर के 5 मजमूए शाया हुए हैं, वो नाम लिख दे तो हमें मानना पड़ेगा। तो मैं ये भी नहीं लिख सकता। हाँ, बंगाली ज़बान जो है, ये जो बंगाली है, ये मैं इसमें से हटा सकता हूँ और यहाँ लगा सकता हूँ डैश। डैश ज़बान में दास की शायरी के 5 मजमूए शाया हुए। अब सबको पता है दास की बात हो रही है, 5 मजमूए शाया हुए हैं, 5 हमने लिख दिया, 5 की बात हो रही है, तो ज़बान पूछी जा रही है। तो ज़बान कौन सी? यहाँ पर बंगाली ज़बान में दास की शायरी के 5 मजमूए शाया हुए। तो आपका जो होमवर्क है, ये 2 खाली जगह आप उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, इसे भी होमवर्क में ही डालिएगा। इसके नीचे 3 खाली जगह आपको और बनानी है। 3 खाली जगह मज़ीद बनाएं। यह आपका होमवर्क। जैसा कि मैंने शुरू कराने से पहले कहा था कि होमवर्क के लिए हम काम लेंगे, लेकिन समझा रहे थे, इन 2 को भी आप उसमें शामिल कीजिए। 5